ठीक है। आज आ जाते हैं, इंग्लिश भी मैंने बता दिया था, आज मैं आपको जरा एवरीडे साइंस को कैसे तैयार करते हैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम जरा तकसीम करते हैं। इसको EDS भी कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, एवरीडे साइंस। और एवरीडे साइंस में जो है वो आपको दिया गया है बाकायदा लिख के कि आपके MCQs EDS से बनेंगे, एवरीडे साइंस से बनेंगे, आपके सिलेबस में कहा गया है। तो आपको एवरीडे साइंस तैयार करना पड़ेगा, इससे MCQs आएंगे। वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड नहीं रखते उनके लिए थोड़ा ये वैसे एरिया डिफ़िकल्ट होता है। लाइक जिन्होंने BA सिंबल से की हुई है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जनरल सब्जेक्ट्स पढ़े लाइक सोशियोलॉजी, पर्शियन और हिस्ट्री में, वो 3 ऐसे कोई सब्जेक्ट्स का जो है कम्बिनेशन ऑप्ट करके वो BA कर लेते हैं। या अगर BSc किया भी है, कई स्टूडेंट्स हैं वो BSc के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। जो हमारे पास एक मामला प्रिवेल करता है, थोड़ा सा इधर उधर से करके एग्ज़ाम पास कर लिया, वो थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं। तो आपको कोई पता नहीं होता केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की बेसिक्स का भी ना, तो आपको कैसे ये हल करेंगे इसको ज़रा हमने अभी तैयार करना शुरू करना है। लेकिन आपको मैं इसकी थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंस बता दूं, वर्थ बता दूं EDS की। ये आपके CSS में पूरा एक पेपर है। ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट है। आपके CSS के 6 कंपलसरी पेपर्स में से, सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो है वो EDS है, एवरीडे साइंस है। 2016 तक इसको EDS कहा जाता था, एवरीडे साइंस कहा जाता था, 100 मार्क्स का और कंपलसरी। अब इसका नाम चेंज करके 2016 के बाद इसको कहा जाता है GSA, यानी जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका CSS में है। अगर PCS की बात की जाए, क्योंकि आप में से कई PCS भी एस्पायर कर रहे होंगे कि हम कल को SE और SO का एग्ज़ाम पास कर लें, तो उनके लिए भी ये मैं अर्ज कर दूं कि आपके PCS में भी 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से एक पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का 50% उसमें EDS आता है। PCS के मैं आपको कंपलसरी पेपर लिखवा देता हूं। एक है उसमें इंग्लिश, कंपलसरी PCS के पेपर। ऑप्शनल तो आप पे ना 3 जो रखे, मेरा उससे क्या फिलहाल। ठीक है, दूसरा आपका पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियात कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक हो गया, 100 मार्क्स। और तीसरा आपका है GK प्लस EDS, 50-50 मार्क्स का। ये आपका कंपलसरी पेपर है PCS के लिए। यानी जब भी आप SC और SO का पेपर देंगे तो आपको EDS का सामना करना पड़ेगा। तो आज अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप CSS की GSA तैयार कर रहे हैं और PCS की आप जनरल नॉलेज प्लस EDS का पेपर तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। और चौथा आप जो पेपर वहाँ कंपलसरी देते हैं वो कौन सा रखते हैं PCS में, भला कोई बताए तो सही। AC और SO के एग्जाम, असिस्टेंट कमिश्नर, हाँ लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज कोई रखते हैं। एक्सीलेंट। तो आप कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज आपको रखनी पड़ती है। रीजनल लैंग्वेज मतलब कि आपकी इलाकाई ज़बानों में से पश्तो रख लें, ब्रावी रख लें, उर्दू रख लें, सिंधी रख लें, जो भी रख लें, आपको कोई रीजनल लैंग्वेज कंपल्सरली रखनी पड़ती है, लाजमी रखनी पड़ती है। ठीक है, 100 मार्क्स की। ये आपके 400 मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स, PCS की बात कर रहा हूँ। और आपको 3 पेपर्स कोई सब्जेक्ट्स ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। ऑप्शनल मीन्स आप ऑप्ट करते हैं। एक लिस्ट आपको सब्जेक्ट्स की दी जाती है, उसमें से आप जोलॉजी रख लें, फिजिक्स रख लें, केमिस्ट्री रख लें, सोशियोलॉजी रख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस रख लें। वो 150 मार्क्स के 3 पेपर रखने पड़ते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 450। तो 400 कंपलसरी के, 450 ऑप्शनल के, ये आपके हो गए 850 मार्क्स। 850 मार्क्स आपके रिटर्न के मार्क्स होते हैं PCS में, AC और SO के लिए। ठीक है, ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से अक्सर ने आपने बताया है कि CTD के कुछ लोग नहीं हैं। ठीक है, तो शायद वो फिर इस तरह की एस्पायरेशंस रखते हों कि कल को मुझे PCS करना है या CSS करना है। CSS की बात थोड़ी सी कर लेता हूं। CSS में 60% आपका जनरल साइंस होता है, जिसको EDS कहते हैं, जनरल साइंस 60%। ठीक है, 40% आपकी बेसिक मैथ्स वगैरह एबिलिटी होती है, रीजनिंग वगैरह के सवाल आते हैं। यानी अगर आप EDS तैयार कर रहे हैं तो आपका CSS के इस पेपर का, GSA के पेपर का 60% पोर्शन तैयार हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूं,
पढ़ने से पहले किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता हो ना, तो फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है कि मुझे यहाँ ये काम सब्जेक्ट दे सकता है, मुझे अभी से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी जितने भी आपके पेपर्स बनते हैं, तहसीलदार का हो गया, एसएसटी हो गया, करंटली जैसे मैंने चीफ ऑफिसर को रिसेंटली दिया है वो पेपर हो गया, इनमें सब में जनरल साइंस होता है। बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ा पोर्शन आपका जनरल साइंस का होता है, यानी ईडीएस का, एवरेज साइंस का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी ईडीएस की इंपॉर्टेंस। अब ईडीएस तैयार कैसे की जाए, कोई सजेशंस? कोई बता सकता है आप में से? यानी मतलब आपको क्या, आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरह हम जनरल साइंस को यानी एवरेज साइंस को तैयार करें? शायद आपकी भी तो कोई इंटरेक्शन रहा होगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी से या एवरेज साइंस से, मे बी आपने पहले कभी तैयारी टर्मिनोलॉजी से। गुड हो गया। कोई एक दो टर्म्स की एग्जांपल्स दे दें, कोई कुछ टर्म्स बता दें ऐसे जो आपको लग रही है साइंस से ईडीएस की हैं। हाँ, सेस्मोग्राफी, सेस्मोलॉजी। इसी तरह बहुत सारी टर्म्स हैं, लाइक एपीकल्चर क्या है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो सेस्मोलॉजी और सेस्मोग्राफी में एक जो है रेक्टर स्केल क्या है, ये भी एक टर्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स ये आते हैं। अच्छा, इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस, अगेन साइंस की बात है। ह्यूमन बॉडी के बारे में फैक्ट्स, ब्रेन का कितना वेट है, ह्यूमन में आरबीसीज की तादाद कितनी है, आरबीसीज का लाइफ स्पान क्या है, एमसीक्यूज में आता है, कई दफ़ा आया हुआ है। द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 days, 140 days, 180 days, व्हाट 120 days। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पान, जिंदगी 120 दिन। ठीक है, हाँ गुड, हाँ बिल्कुल जो बता रहे हैं ऑनलाइन भी कोई बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हाँ हाँ, मैन के ब्रेन का वेट कितना है जी, ये तकरीबन 1200-1300 ग्राम है। हाँ हाँ, अब वो तो क्योंकि आप वो नहीं ले सकते, उसकी वजह ये है कि मतलब ठीक है 1300-1200 के दरमियान। नहीं, अब अगर कोई फीमेल है जो है वो एक है 3 फुट की, एक है 4 फुट की मेल, एक 5 फुट का, एक 6 फुट का, वेरी करता है, वेरी करता है। हाँ, कम होता है हमेशा हमेशा। इसी तरह ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है। लाइक ह्यूमन का एवरेज, जो मेल का ह्यूमन का ब्लड वॉल्यूम है वो कितना है, 6 लीटर्स, 6 लीटर्स। और फीमेल का 5 लीटर्स, राउंड अबाउट 5 लीटर्स। ठीक है, अच्छा सही हो गया। तो इस तरह ठीक है, ये आपके केजीज नहीं, सॉरी ग्राम्स, ये इतना तो फिर ठीक है, ये इस तरह फैक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्ट्स, सोलर सिस्टम आता है, विच प्लानट इज ट्वेन प्लानट ऑफ अर्थ, कौन सा भला ट्वेन प्लानट, अर्थ का ट्वेन कौन है, वीनस है। ठीक है, इसी तरह जो है वो सबसे बड़ा प्लानट एरिया वाइज कौन सा, जुपिटर, जुपिटर। ठीक है, गैसियस जाइंट किसको कहते हैं, जुपिटर। ठीक है, अच्छा, फोबोस एंड डायमोस इज अ, ये जो है दो, दीज टू आर द मून्स ऑफ विच प्लानट, फोबोस एंड डायमोस किसके हैं, मार्स के, मार्स के मून को फोबोस एंड डायमोस कहा जाता है। ल्यूना इज द मून ऑफ, ल्यूना इज द मून ऑफ, मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूं ना ईडीएस के। ठीक है, ल्यूना किसका मून है, अर्थ का, अर्थ का, गुड, क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। तो ये एमसीक्यू सोलर सिस्टम से आ सकते हैं वगैरह वगैरह। आप थोड़ा भी एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कितनी पढ़ेंगे हम, इसलिए कुछ चीज़ों को हम जो है वो एक ख़ास लिस्ट बना लेते हैं, एक ख़ास डिस्टिंक्शन में रखते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को ही तैयार करते जाएं, तो हमारा राउंड अबाउट कुछ चीज़ें तो कम अज़ कम हम कह सकें कि ठीक है ईडीएस में मैंने काम किया है। ठीक है, अच्छा जी, पहले पहले टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, टर्म्स याद करनी चाहिए। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी याद की जाए, इससे भी कोई एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स याद किए जाएं, इससे भी टर्म्स आ जाती हैं। व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज ओडोमीटर, ठीक है, व्हाट इज गल्वानोमीटर, ये फिर नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने ठीक को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसी तरह फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी,
सबसे बड़ी बोन कौन सी है इंसान के अंदर? सबसे बड़ी बोन साइज के लिहाज से फेमर, FEMUR, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। सबसे छोटी बोन कौन सी है? कई दफ़ा MCQs में मैंने देखा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में। हाँ, कान की 3 हड्डियों में से एक हड्डी जिसको स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, वो सबसे छोटी बोन है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये इस तरह के सवालात आते हैं, ठीक है, ह्यूमन फैक्ट्स। अच्छा, और इन्वेंटर्स याद करने चाहिए, ठीक है, इन्वेंटर्स याद करने चाहिए। आज मैं कुछ लिखवाऊंगा भी सही इन्वेंटर, ऐसे नहीं है मैं सिर्फ रोज लिस्टें ही बनवाऊंगा, ये करो करो। आज इसको पढ़ेंगे भी सही तरह, 10-10 सबके आज हम काम कर लेंगे सब पे 10-10, ठीक है, इन्वेंटर्स। और इसी तरह और क्या करने चाहिए? साइंटिफिक सब्जेक्ट्स याद करने चाहिए। ठीक है, हाँ, व्हाट इज एग्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट और उसका कल्चर सारा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज एपीकल्चर, द स्टडी ऑफ बी फार्मिंग को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैरीकल्चर, समंदर में कोई कल्चरिंग करना, फिशेस पालना, इज कॉल्ड मैरीकल्चर। व्हाट इज एक्वाकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, दीज आर ऑल द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। तो ये आते हैं और हमें तैयार होने चाहिए। अच्छा, इनको इतना ज़्यादा सुपर साइंसेस ना लेने, मतलब इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। ये सब के कोई 50-50, 30-30, 40-40 याद कर लेंगे, हम बड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे पता है बड़ी चीज़ ये भी होती है कॉन्फिडेंट होके जाना ना एग्जाम्स में। वो तब आता है जब आप काफ़ी कुछ पढ़ के जाते हो, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि यार मैं काफ़ी कुछ पढ़ के आया हूँ, ठीक है। डिजीजेस बिल्कुल ठीक हो गया। डिजीजेस पढ़नी चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज थोड़े पढ़ने चाहिए। कैसे? लाइक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? CO2, SO2, NO2, मीथेन, ठीक है। तो अब अच्छा, इसी तरह एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन क्यों होती है? छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेना चाहिए, उससे MCQs बन सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? अच्छा, और क्लाइमेट चेंज क्या है? थोड़ा सा इसको देखना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हैं, कितना ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर गया है इन प्रीवियस सेंचुरी, ठीक है। फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अब तक कितना चेंज हो चुका है टेम्परेचर। थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या? फाउंडर्स, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। किसी भी चीज़ के फाउंडर्स कौन है, कोई मतलब किसी का क्या फाउंडर है, किसी का क्या, बल्कि आप इसको इन्वेंटर में भी बाज़ औक़ात इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो थोड़ा बायोलॉजिकल फैक्ट्स। कैसे? लाइक जो है बायोलॉजी की काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एलजी क्या है। कोई एक स्टेटमेंट दे के नीचे 4 ऑप्शन दे सकता है कि द ऑर्गेनिज्म पोजेस क्लोरोफिल, ये ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल रखता है। नीचे आ गया जी 3 एनिमल्स के नाम थे, एक साथ में एलजी लिखा हुआ था, तो आपको पता होगा एलजी में क्लोरोफिल है, तो एलजी को आप क्लिक कर देंगे, एनिमल्स को छोड़ देंगे। वाई? बिकॉज यू नो द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो छोटी छोटी बायोलॉजी की चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग, एक केमिकल, ये सवाल बहुत आता है केमिकल बॉन्डिंग और केमिस्ट्री से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कौन सा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या कोई? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन में भी कोई बता रहा है कि आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा मजबूत आयनिक बॉन्ड है। क्या है ये? बस थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, कोई 20, 25, 30 MCQs टिक कर लेंगे, हो जाएगी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह थोड़े से फूड रिलेटेड चीज़ें, फूड रिलेटेड फैक्ट्स और थोड़ी साइंस, फूड साइंस जिसको हम कह सकते हैं, फूड साइंस पढ़नी चाहिए। कौन से ऑर्गेनिज्म फूड को एडल्ट्रेट करते हैं, ख़राब करते हैं, स्पाइल करते हैं? बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। हाँ,
हाँ कलर्स भी आ जाते हैं। लाइक कोई MCQs यूँ में बना लेता हूँ कि द मोल्ड ऑन द ब्रेड, या ब्रेड मोल्ड इज अ ऑर्गेनाइज्म, वो ऑर्गेनाइज्म में कौन सा, नीचे मैं लिखता हूँ LG, LG फंजाई, और ठीक है अमेबा या क्या, तो आपको पता होगा कि यार फंजाई ज़्यादातर खुराकों को ख़राब करते हैं। ये अभी किसी ने जवाब दे दिया फंजाई, तो गुड, तो फंजाई ठीक है। इस तरह यानी फूड रिलेटेड चीज़ें फैक्ट्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे, तो हमारी कुछ साइंस डेवलप हो जाएगी, हमारी साइंस। और ये अभी इसको मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, अपनी जो है ना फार साइटेड हो जाए, ठीक है, अपनी जो नज़र है वो ज़रा दूर तक रखें। वो इस लिहाज से मतलब मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे एग्ज़ाम छोड़ें, बड़ा एग्ज़ाम भी कोई आपको शायद कल देना पड़े, आप उसके एस्पायरेंट हो रहे हैं, लाइक आप असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर और CSS का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी अब जो है ना वो दूर की नज़र रखें कि मुझे उस लिहाज से तैयारी करनी है। कहते हैं ना कि फिर आप जब दूर का सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो ईज़िली आ ही जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल की हो जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन जो आपको आ रहे हैं, कुछ कुछ आंखों में कन्फ्यूजन नज़र आते हैं, तो कन्फ्यूजन पूछ लें, कोई नहीं, ईजी है, ठीक है। थोड़ा जुल्फ़िकार साहब, ये कहा जा रहा है कि बोर्ड की पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड कर दें। हाँ, कि शायद वो लिस्ट को वो करना चाहते हैं। हो गया? तो क्या किया जाए? नोट किए जाए पॉइंट्स? चलो ठीक। ये जुल्फ़िकार जो हमारे क्लास ले रहे हैं, वो ग्रुप में भी मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप का कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, गुड। तो आज ज़रा कुछ जो है मैं आपको साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं बताएंगे, 100 आपने याद करने में आपको 10, 15, 20, ताकि थोड़ा सा आपको एक दफ़ा चार्ज हो जाएं आप इस बात पे कि मोटिवेट हो जाएं कि आइंदा मुझे सब्जेक्ट्स भी जहाँ मुझे नज़र आए तो मुझे तैयार कर लेने, ठीक है, याद कर लें सब्जेक्ट्स, उनकी डेफिनेशंस MCQs के तौर पे बन सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पहले पूछूंगा, फिर खुद लिख लूँगा, ठीक है, शायद आप में से कोई बता पाए। व्हाट इज एरोडायनेमिक्स? Deals with the aeroplanes. Then what is aeronautics? अच्छा, तो ये ज़रा आप चीज़ें कुछ आपको टर्मिनोलॉजी जल्दी में याद करने का एक मैं मेथड बताऊं, शायद आप लोगों को कुछ को पहले ही पता हो। टर्म्स जल्दी याद हो जाती हैं अगर आप वर्ड्स को उनके रूट से याद करते हैं, यानी सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस से याद कर लें, यानी लफ्ज़ को ब्रेक करें आप। हमेशा वर्ड का जो पहला हिस्सा होता है, किसी भी वर्ड का, बड़े वर्ड का पहला हिस्सा कहलाता है प्रीफिक्स, और उसका लास्ट हिस्सा कहलाता है सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स से अगर आप याद करना शुरू कर दें अल्फाजों को, तो आपको
वर्ड्स को जो आपको नहीं भी आ रहे हैं ना उनको क्रैक करना बड़ा इजी हो जाएगा, उनका मीनिंग को थोड़ा सा आप गेस कर ले सकते हैं कि यार इसका मीनिंग ये होना चाहिए, ठीक है। तो एरो का लफ्जी मतलब है एयर, और डायनेमिक्स का वैसे लफ्जी मतलब है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, मोशन डायनेमिक्स, ठीक है। तो एरोडायनेमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इन एयर, द स्टडी ऑफ थिंग्स या मोशन, चीज़ों की मोशन को स्टडी करना इन एयर या इन स्पेस, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बात कि कोशिश करें आइंदा सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस से लफ्ज़ों को याद करें, वर्ड्स को याद करें। एरोनॉटिक्स, द स्टडी ऑफ या द इंजीनियरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है। साइंस ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है। What is agronomy? The science of या the study of plants, लेकिन वो प्लांट्स जो क्रॉप्स हैं जो एज अ फसल के तौर पे प्लांट्स यूज होते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी हाँ, ह्यूमन बॉडी को तो स्टडी करना, लेकिन ह्यूमन बॉडी का क्या? हाँ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, लेकिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, गुड। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कह लें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओवरऑल आप कह लें भी ठीक है, क्योंकि शायद आप किसी जानवर की भी तो इंटरनल स्टडी कर सकते हैं, तो उसको भी तो आप एनाटॉमी ही कहेंगे। इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो फिर मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, हाँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फॉर्म को स्टडी करना इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहरी सूरत और स्ट्रक्चर और चीज़ों को पढ़ना इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? हाँ, मार्फ, बिल्कुल ऑनलाइन भी कोई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अच्छा, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फंक्शंस यानी हार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ब्रेन क्या करता है, आइज का काम है, विजुअल फंक्शन है उसका देखना काम है, ऑडिटरी फंक्शंस, ठीक है, और इसी तरह टैक्टाइल फंक्शन स्किन का काम है टच को फील करना। इस सारे फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ज़रा देख लेते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी अब ये हैं कुछ ऐसे जो रिपीट भी हुए हैं, मतलब पास पेपर्स में आए हैं, तो इसलिए हमें तो ओवरऑल पढ़ने पड़ते हैं ना। एंजियोलॉजी हम कहते हैं ना एंजियोग्राफी, हाँ, एक्सीलेंट, गुड। तो स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, खून की शरियानों की वगैरह की स्टडी करना, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करना, ठीक है। तो समझ आ रही है? 15 कर लेंगे, फिर आपसे रिवाइज भी करवा लेंगे यहाँ पे क्लास में, ताकि आपका झंझट ही खत्म हो जाए कि आप घरों में जाके फिर देखें ना देखें, कोई मसला नहीं है। आगे चले? हाँ हाँ, ले लें बिल्कुल ले लें। अच्छा, व्हाट इज एंथोलॉजी?
एंथोलॉजी। लॉजी हमेशा स्टडी को कहते हैं, एंथो फ्लावर्स, फ्लावर्स, एंथर से लफ्ज निकला है फ्लावर्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स या स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? ये तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा भी जाता है, फिर इसमें तो मास्टर्स भी लोग करते हैं, एमफिल होती है, पीएचडी होती है। एंथ्रोपोलॉजी नहीं, स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट्स कल्चर, इट्स पास्ट, इट्स प्रेजेंट, इस सब चीज़ों को, ह्यूमन को ओवरऑल असेस करना, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना, उसकी सिविलाइजेशंस को पढ़ना, इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, ह्यूमन नो, तो आप उसको जो है ना वो पैलियंटोलॉजी या फिर आप आर्कियोलॉजी, नहीं, आर्कियोलॉजी भी ह्यूमन से रिलेटेड है। हाँ, आर्कियोलॉजी भी ह्यूमन से रिलेटेड है। आर्कियोलॉजी में ये फ़र्क है कि आर्कियोलॉजी कहते हैं कोई भी जो डेड रिमेन्स हैं, पुरानी चीज़ें जो बकाया जात आज बिल्डिंग्स वगैरह है, उनकी स्टडी को करना, उस स्टडी को करना कहलाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है। जो एंशियंट रिमेन्स हैं, आज जो बचे कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनके आसार हैं, उनको पढ़ना। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जो आपने फिर कहा वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। एंथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, एक दो और कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं इसको। एपीकल्चर, मैं अभी भी बता चुका हूँ। एपी, एपी किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं एपी, बीज, API, एपी, बीज को, यानी ये हाँ, शहद की मक्खियों को कहते हैं एपी। और कल्चर यानी उसको पालना, पालना, बी फार्मिंग, मक्खियों को पालना और उससे शहद हासिल करने के लिए इस पूरे कल्चर टेक्निक को, पूरी साइंस को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर आया हुआ है पास पेपर्स में, ठीक है। लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी हम खुराक हासिल करते हैं ना, लेकिन ज़मीन से, तो मिट्टी से जो है वो फसलें उगा के कोई खुराक हासिल करना एग्रीकल्चर, और बीज से अपनी खुराक यानी शहद हासिल करना इसका एपीकल्चर। इसी तरह एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर पानी में अपनी खुराक बनाना और पैदा करना इसका एक्वाकल्चर। चाहे प्लांट्स उगाए जाएं पानी में, चाहे फिशेस, चाहे एनिमल्स, कुछ भी प्लांट पानी में पैदा किए जाएं अपनी खुराक के लिए, इसका एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक हो गया। तो ये ब्रांचेस कुछ आज साइंस के लिए काफ़ी हैं।